We would now like to begin the session, and please welcome Gopal sir to be on the dais. Thank you. सर जूता परे करिए। धन्यवाद इंट्रोडक्शन के लिए। मैं शहीद राजगुरु कॉलेज में पायल मग्गू मैम का और सभी फैकल्टी मेंबर्स का बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज यहाँ बुलाया और अपनी बात रखने का मौका यहाँ मिल रहा है बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स, फैकल्टीज सबके साथ। इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू interact with young minds, future of India. It's my always pleasure to get this opportunity, and I look forward and thank you all for this opportunity. Thank you very much. हमारे co-panelist Dr. Jaswinder Singh ji, who is chairing this session, and Professor Dinesh Mohan ji. मैं जो विश्व गुरु भारत की जब बात कर रहे हैं तो 2 दिन का मैं देख रहा था, कल भी थोड़ा लाइव स्ट्रीमिंग में मैंने देखा था और पूरा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये थीम पे आने वाले फ्यूचर ऑफ इंडिया के लिए हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और जो मुझे सब्जेक्ट दिया गया है, इकोनॉमी, सस्टेनेबिलिटी एंड इंडियन फिलॉसफी, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दिस विल क्रिएट अ बेस फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ इंडिया। तो मैं कुछ बातें संक्षिप्त में अपनी बात यहाँ से करूँगा बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद आने वाले समय में भारत कहाँ पहुँचेगा और कैसे विश्व गुरु बनने के स्थान पे हम उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस पर कुछ अपने विचार मैं आपके सामने रखूँगा। मैं चाहूँगा कि जब विश्व गुरु भारत की बात करें तो मेरे साथ दोनों हाथ उठा के एक नारा जरूर लगाएं, क्योंकि वी हैव टू बी कंसर्न फॉर दैट। भारत माता की, भारत माता की। What I want to like to say about the topic is economic sustainability and Indian philosophy is that many times I have been interacting with the corporate world, professionals. I am a chartered accountant. I have been interacting with various industrialist business communities, professionals, and even political class also. Generally, economics is said that generally there is a general opinion that economy is merely chasing certain macro and microeconomic parameters. But I have been telling that economy is not that merely that. In academic world this is very clear, but in the professional and business and political circles it is not very clear. और मैं ये बार बार कहता हूँ कि आम इकोनॉमी का मतलब है आम जनता को रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार कैसे मिले, यही उसका ऑब्जेक्टिव और लक्ष्य है, यही इसका लक्ष्य और ऑब्जेक्टिव है। तो यह महत्वपूर्ण बात है। और इकोनॉमी इज नॉट मियरली कंसर्न विद ग्रोथ एंड अलोन, बट इट इज ऑल्सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस को हिस्टोरिकली हमने देखा तो ये पहले इनिशियली इन मॉडर्न इकोनॉमी केवल ग्रोथ, इनकम के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते थे। धीरे धीरे द फोकस वेंट ऑन टू डेवलपमेंट वेयर एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक थॉट। और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस गया कि it is not only for the current generation. Economy is mainly of resource allocation, not only for the current generation but for the future generation also. तो इस तरह से अगर आप ग्रोथ को देखते हैं तो ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और यही आज का टॉपिक भी महत्वपूर्ण है। इसको इंडियन फिलॉसफी से भी हमें देखना है कि भारत में इसके बारे में क्या सोच था। और अगर हम देखें जैसे मॉडर्न इकोनॉमी की ग्रोथ को तो देखते हैं, ग्रोथ के डेवलपमेंट और या उसके मूवमेंट को देखते हैं तो ग्रोथ, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हैं। लेकिन भारतीय विचार और संस्कृति को अगर हम देखें तो हरदम सस्टेनेबल डेवलपमेंट हरदम उसका प्रमुख हिस्सा रहा है। और वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहे वेलबींग ऑफ द ह्यूमन बीइंग और कुछ भी सोसाइटी का देखें तो उसमें
केवल मनुष्य की नहीं चिंता की गई, प्राणी मात्र की, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब लोगों की चिंता समग्रता से चिंता की गई। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ आवर इंडियन ethos एंड थॉट प्रोसेस ऑन जो अभी इंट्रोडक्शन में भी हम लोगों ने यहाँ सुना। लेकिन जब हम वेस्टर्न कुछ हिस्टोरियंस और फिलोसोफर्स को देखते हैं तो उन्होंने एक नरेशन उसमें हम देखते हैं कि इंडियन फिलॉसफी में जो मटीरियलिस्टिक वेलबींग है वह इम्पॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि द फोकस ऑफ द लाइफ गोल वह है लाइफ आफ्टर डेथ, उस पर फोकस है। संसार को मैंने कई जगह देखा वो लिखते हैं कि संसार माया है, मिथ्या है। तो मटीरियल वेलबींग वॉज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जो कि मेरे हिसाब से अगर हम डीपली इंडियन फिलॉसफी को समझते हैं तो वह नहीं है। और अगर हम वेद को मानते हैं, हमारी संस्कृति और उसके विचार का जो फाउंडेशन है सारे ग्रंथों का, जो हमारे धर्मशास्त्र को देखते हैं, तो उसमें अगर मेजॉरिटी ऑफ वेदों का पोर्शंस को देखते हैं तो मैथमेटिक्स, आयुर्वेद, एस्ट्रोनॉमी, अर्थशास्त्र, मेटलर्जी, मिलिट्री साइंसेस, कंस्ट्रक्शन साइंसेस, आर्किटेक्ट, ये सब उसके पार्ट है, आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन फिलोसॉफिकल लिटरेचर। वेदांत जरूर एक पोर्शन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये सब भी मेटाफिजिकल अप्रोच जो वेदों का है वह पूरी तरह से कई बार सबके सामने नहीं आता, जिसमें मटीरियलिस्टिक साइंसेस के ऊपर एक्सटेंसिवली हमारे फिलॉसफी में और डील किया गया है। और यहाँ तक बातें आई है, जैसे आचार्य चाणक्य की भी बात हुई है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि धर्मस्य मूलम अर्थ। अगर आपको धर्म को स्टैब्लिश करना है सोसाइटी में कहीं भी जगह, तो इकोनॉमिक वेलबींग, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उसके लिए महत्वपूर्ण है। और 4 पुरुषार्थ जो मनुष्य जीवन के माने गए हैं उसमें धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। तो मोक्ष एक पोर्शन है, लेकिन धर्म के साथ अर्थ और काम, इच्छाएं, आवश्यकताएं, डिमांड और अर्थ, यह एक महत्वपूर्ण 4 पुरुषार्थ जो मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं उसके अंदर भी यह आती है। और कई बार जब मैं देखता हूँ कि कई लोगों को इतना कंफ्यूजन होता है कि भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमारा परिवार के लोग, बच्चे सन्यासी बन जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो गीता पूरी तरह से कर्म योग के बारे में बताती है, हाउ टू विन वॉर्स, हाउ टू लीड अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। तो यह सारी बातें, इस चीज़ को हमें बहुत अच्छी तरह से नरेशन में समझना चाहिए। और इसी का कारण था कि आज से मुगल आक्रांता जब हमारे यहाँ आए या ब्रिटिशर्स आए 1700 सेंचुरी से पहले 1500 और उसके बाद 1700 सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आए, उसके पहले इंडिया वाज हैविंग मार्केट शेयर, ग्लोबल ट्रेड का 25 से ज़्यादा प्रतिशत का ग्लोबल ट्रेड भारत के पास था। हमारी शिप इंडस्ट्रीज, चोलास को जानते हैं, वो सब ग्लोबली वी वर लीडर्स ऑफ शिप इंडस्ट्रीज, our entrepreneurs were globally trading, they were moving in various countries. So economic prosperity growth was always a goal, an important aspect of our life. और इसी के ये सब चीज़ें, और हमने तभी देखते हैं कि गुप्ता पीरियड की प्रॉस्पेरिटी वगैरह, इट केम फ्रॉम बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, ऑल दिस थिंग्स। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडियन सोसाइटी हैज़ ऑलवेज बीन अ नॉलेज सोसाइटी। अगर हम देखते हैं, मैं भारतीय विद्यामान से पढ़ा हूँ, हमारे यहाँ का जो मूल वाक्य था वह था, आनो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वतः, लेट नोबल थॉट कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। तो ओपन सोसाइटी थी, नॉलेज सोसाइटी थी, वी वर आप सीकिंग नॉलेज। तो यह चीज़ें हमें, एंड कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन नॉलेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यह इंडियन फिलॉसफी और ethos का बेसिक ये है। और उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जब 17वीं सदी में जब प्रॉस्पेरिटी इंडिया के यहाँ से कम होने शुरू हुई और वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ने लगी, तो उनका मेन कारण था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण उनकी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी हुई।
लेकिन आने वाले समय में यह कहा जा रहा है कि नेक्स्ट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और रिवोल्यूशन आएगा, वो आएगा नॉलेज इकोनॉमी से। नॉलेज इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये ग्रोथ को प्रोपेल करेंगे आने वाले समय में विश्व की। और इसलिए और ग्लोबल डिसीजंस भी लिए जाते हैं। आप डिप्लोमेटिक डिसीजंस भी लेते हैं। मैं कई विदेशी कंट्रीज में भी गवर्नमेंट की तरफ से भी गया हूँ, बिजनेस G20 वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया है। मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल डिसीजंस आर टेकन ऑन इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, और कुछ नहीं होता। ज़्यादातर ये एक मेजर पार्ट होता है ग्लोबल डिप्लोमेटिक रिलेशंस में कि हमारा बिजनेस इंटरेस्ट कैसे होगा, हमारी बिजनेस प्रॉस्पेरिटी कैसे होगी। अमेरिका का राष्ट्रपति भी आता है तो वो सोचता, वहाँ जाके बोला कि मैंने भारत से 50,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का एग्रीमेंट भारत के साथ किया है। तो मेजर इकोनॉमिक कंसिडरेशंस के साथ ही डिसीजंस होते हैं। मैं इसलिए इस विषय पे फोकस कर रहा हूँ कि बाकी विषयों पे और लोगों ने भी किया होगा। 2 दिन का आपका सेमिनार होगा। और इसीलिए अगर हमें विश्व गुरु बनना है, क्या थे एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, लेकिन आने वाले समय में अगर हमें विश्व गुरु बनना है, ग्लोबल सुपर पावर बनना है, तो हमें आर्थिक महाशक्ति बनना ही पड़ेगा। आर्थिक महाशक्ति के बगैर हम ग्लोबल लीडर बन नहीं सकते। उसकी तरफ हम रास्ता चले बढ़ेंगे तो हमारे लिए जरूर हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे विश्व गुरु के। और विश्व कभी नहीं सुनता। दिनकर को आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने प्रसिद्ध लाइन है, विश्व नहीं सुनता कायरों का व्यर्थ प्रकल्प, और क्षमाशोक्ति उस भुजंग को जिसके पास गरल है। तो पावर, इकोनॉमिक पावर उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो हमें प्राप्त करना है। और जब ये लक्ष्य पूरा, ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, अमृत महोत्सव, अभी भारत की स्वतंत्रता को 75 वर्ष हो गए हैं और हमने ये अमृत महोत्सव के रूप में ये आज का कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं। और इसमें प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा था कि ये एट प्रेजेंट इन दिस अमृत महोत्सव वी आर गोइंग टू ले अ फाउंडेशन फॉर ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिया। जो अमृत काल के रूप में ये 25 साल का अगला हमारा देश का जो फ्यूचर है, वो अमृत काल के रूप में हम आगे लेके आना चाहते हैं। उसकी फाउंडेशन को ले करने के लिए यह पूरा अमृत महोत्सव बना रहे हैं, ताकि 2047 में भारत एक बड़े शक्ति के रूप में उभरे। और उसके लिए एक चीज और प्रधानमंत्री जी ने बाद में कही है, वह है कि आत्मनिर्भर भारत, यह बहुत हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और मैं इसमें आत्मनिर्भर भारत में एक परिकल्पना आपके सामने जरूर रखता हूँ। कई बार लोग सोचते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का कि वी आर गोइंग टू गो फॉर ए क्लोज्ड इकोनॉमी। बिल्कुल नहीं, क्लोज्ड इकोनॉमी से कोई ग्रोथ नहीं आती। अगर हमारे हिस्ट्री के पोस्ट इंडिपेंडेंट भी देखें, द मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट केम व्हेन वी बिकेम एन ओपन इकोनॉमी। तो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट, और जैसे पिछला भी मैंने इतिहास बताया, जब हम ग्लोबल ट्रेड, जब हमारे मर्केंटाइल एक्सपोर्ट वगैरह के वर लिंक टू इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स, तब हमारे यहाँ मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी आई थी। तो यह जो आत्मनिर्भर भारत का मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम वी विल मूव टुवर्ड्स द क्लोज्ड इकोनॉमी। वी विल इंटीग्रेट आवर मैन्युफैक्चरर्स, आवर बिजनेस कम्युनिटी, आवर इंडस्ट्रीज टू द ग्लोबल सप्लाई चेन। और अगर इंडस्ट्रीज की अगर वर्तमान में भी ग्रोथ आप देखें, हमने आईटी इंडस्ट्रीज में बहुत प्रॉस्पेरिटी भारत में देखी। हमने ऑटोमोबाइल पार्ट्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में ट्रिमेंडस ग्रोथ देश में देखा पिछले 8-10 साल में। फार्मा इंडस्ट्रीज ने बहुत प्रोग्रेस किया। ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 26% मार्केट शेयर हमारे पास था। वैक्सीनेशन में 80% ऑफ द ग्लोबल वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी विद अस। ये तीनों इंडस्ट्रीज इसलिए प्रॉस्पर हो गई, पीछे भी देखते, ये सारे ग्लोबल सप्लाई चेन और लोकल रीजनल सप्लाई चेन से इंटीग्रेटेड थे। तो और अभी कल ही रिपोर्ट आई है जो कि हमने इस साल पोस्ट पेंडेमिक ये जो मर्केंटाइल एक्सपोर्ट्स को $400 बिलियन का टारगेट जो था उसको इस साल अचीव कर लिया है। और यह प्री पेंडेमिक लेवल से
भी 21% इंक्रीज है। 2019 में $330 बिलियन का एक्सपोर्ट था, वो अब $400 बिलियन का हो गया। तो ये इसलिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रीज, इसके ऊपर सरकार का बड़ा फोकस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा इज अ बिग इशू जहाँ पे ग्लोबल वैल्यूएशन होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इंश्योरेंस चेन बन रही है, हेल्थ चेन की मैंने बात की, फिनटेक के सॉल्यूशंस आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज के बारे में इतने काम हो रहे हैं देश में। और इसी के कारण है कि ग्लोबली हमारे टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स को कई इंडियंस लीड कर रहे हैं। सर्विस इंडस्ट्री 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या को अगर हमें सर्विसेज देने तो वी नीड न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, स्टार्टअप इकोसिस्टम। इन सबको बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स लगाए। हमें सरकार की वेबसाइट्स, मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट पे जाना चाहिए। सरकार ने बहुत प्रयास किया है कि उन वेबसाइट्स को काफ़ी इंफॉर्मेटिव बनाए, उनके पास इंफॉर्मेशन पूरा अटल इनोवेशन मिशन, इसको स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को अगर हम वेबसाइट्स को देखें तो उनमें भी हमें पता चलेगा कि किस तरह से नए इनोवेशन हो रहे हैं, क्या इकोसिस्टम बन रहा है, क्या पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान्स बन रहे हैं सरकार के। अकेले ब्लॉकचेन स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया है। बहुत सारे 9 मिनिस्ट्रीज को मिला के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए आने वाले समय में सरकार ने काम किया। और वर्ल्ड की ग्रोथ यही इन्हीं चीज़ों से आने वाली है और इंडिया इज वेल पॉइज्ड टू गो एंड वर्क ऑन। पूर्ण होती है वो चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। ESG कहते हैं जिस यानी एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस। जिन कंपनीज में इसके अंदर अच्छे रैंकिंग है उनकी वैल्यूएशन ग्लोबल, हम देखते हैं ना कई कंपनीज इतने सारे रियल एसेट केवल नहीं होता, रियल एस्टेट और रियल एसेट्स ये सब तो हैं, लेकिन ये जो दूसरे इस तरह के जो एसेट्स हैं उससे भी ग्लोबल एंटरप्राइज वैल्यूएशन के लिए ESG इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। तो इसके लिए मुझे लगता है कि इस सेक्टर में भी हम लोगों के लिए देश में, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ भी एसोसिएटेड, हम लोग उसमें भी काम कर रहे हैं कि ये जो कंपनीज की बैलेंस शीट्स की में जो प्रेजेंटेशंस होती हैं उसमें प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में भी इंटरनलाइजिंग द एनवायरमेंटल कॉस्ट, इसके नए मेथड, कैसे प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में और बैलेंस शीट्स में एनवायरमेंटल कॉस्ट यानी सोशल ऑडिट जो होता है कंपनीज का, उन सबको कैसे इनकॉर्पोरेट करें। जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में कई बार हम देखते हैं कोई प्रोजेक्ट सस्ता भी होता है फिर भी रिजेक्ट होता है, कोई एक्सेप्ट हो जाता है। एनवायरमेंटल कॉस्ट को इंटरनलाइज कैसे करें, इसके नए नए मेथड्स, इनोवेटिव मेथड, उसके लिए हम काम कर सकते हैं। कार्बन फुटप्रिंट्स को कैसे बैलेंस शीट्स और उसमें इंडस्ट्रीज में इनकॉर्पोरेट करें, ये हो सकता है। मॉनेटाइजिंग द एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल एफर्ट्स ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट्स में हम कई कुछ बैलेंस शीट्स है जो फुटनोट्स के रूप में इंडियन कॉर्पोरेट्स देते हैं, लेकिन उनको हम कैसे बैलेंस शीट की फिगर्स में मोनेटाइज कर सकते हैं, इन चीज़ों से ग्लोबल वैल्यूएशन हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को मिलेगी। और इन सब के लिए जो आवश्यक है, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉयमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ मैं इतना जुड़ा हूँ, बहुत से लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं हमारे देश में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो रियल सेंस में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ जो स्किलिंग जिसको कहते हैं वो सारी जो वो रियल लोग कई बार नहीं मिलते। तो अगर हम अपना ध्यान फोकस करते हुए किस डायरेक्शन में इकॉनमी बढ़ रही है, किस डायरेक्शन में देश बढ़ रहा है, उसके साथ अगर बढ़ेंगे, अपने आप को स्किलिंग के लिए ध्यान में रखेंगे, एजुकेशन को ध्यान में रखेंगे, हेल्थ को ध्यान में रखेंगे और राइट थिंकिंग और विल पावर के साथ अगर हम बढ़ेंगे तो हमारा जो आज का मैडम ने और जो ऑर्गेनाइजर्स ने ये जो लक्ष्य रखा है कि विश्व गुरु भारत हम थे, उसको फिर से उस स्थान पे जब 100 साल का ये अमृत काल को हम जब पूरा करेंगे तो उसको प्राप्त करेंगे। तो हम मुझे लगता है कि आज के ये 2 दिन के ये जो सेमिनार बिल्कुल सफल होगा, हम अपने लक्ष्य में भी सफल होंगे और देश मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए भी हम बहुत सफल होंगे। 3 चीज़ें जो है जो सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है, वह हम लोगों को बिल्कुल स्टूडेंट्स और टीचर्स को ध्यान में रखना चाहिए। वह है
स्वाभिमान की बहुत आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक का भी उन्होंने मुख्य बात ये की क्या कि अपनी संस्कृति, अपने सिविलाइजेशन, अपने कल्चर में स्वाभिमान बहुत आवश्यक है। स्वाभिमान और आत्मविश्वास, यह दो चीज़ें होंगी और यह होंगी तो पोटेंशियल ट्रूली होगा। लेकिन उस पोटेंशियल को बाहर लाने के लिए संकल्प शक्ति की, जब हिस्टोरिकली आप महापुरुषों को, जितने भी लोगों के महापुरुषों के बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज पढ़ेंगे, उन्होंने बहुत कम उम्र में यह संकल्प लिया था कि मैं यह लक्ष्य प्राप्त करूँगा। संकल्प से जो व्यक्ति के काम करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है स्वाभिमान, आत्मविश्वास और संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे विश्व गुरु बनने की राह में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। और यह ग्लोबली एक्सेप्ट, मतलब भारत ही नहीं, कई कंट्रीज में इस बात के लिए आशान्वित है कि फ्यूचर ऑफ ग्रोथ, पर्टिकुलरली इकोनॉमी, विल बी ऑन द इंडियन साइड। और वह बहुत लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, बहुत लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। हम लोग ऐसा इकोसिस्टम और वो एंटरप्रेन्योरशिप का तैयार करेंगे, इसके साथ बढ़ेंगे तो हम विश्व गुरु भारत के अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद देता हूँ कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया और आप लोगों ने मेरी बात को सुना। भारत माता की, भारत माता की।